खूब सुंदर मननीय प्रेरक उद्बोधन बाद केवो हतो साहेब अमारा दिलडानो धारो अमारा बारणा बोलता के आवो पधारो जेमने આપણે આતુરતાપૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યા છે એવા સમારંભના અધ્યક્ષ સ્થાનેથી સન્માનની રાજ્યપાલ શ્રી ગુજરાત રાજ્ય માનનીય શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજીના પ્રેરક ઉદ્બોધન માટે આપણે બધા એકવાર જોરદાર અને જાજરમાન તાળીઓના નાદ સાથે એમના પ્રેરક ઉદ્બોધનને વધાવી જોરદાર તાળીઓ. संस्कार भारती गुजरात प्रांत द्वारा आयोजित संस्कारोत्सव संस्कार विभूषण मानपत्र के इस पुरस्कार कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय पद्मश्री जोरावर सिंह जी जाधव, उपाध्यक्ष संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली, माननीय श्री अभय सिंह जी राठौड़, अध्यक्ष संस्कार भारती गुजरात प्रांत, माननीय श्री ओजस भाई हिरानी जी, संयोजक अखिल भारतीय प्राचीन कला संस्कार भारती, माननीय श्री रमणीक भाई जपड़िया जी, उपाध्यक्ष संस्कार भारती गुजरात, माननीय श्री जयदीप सिंह राजपूत जी, जनरल सेक्रेटरी, माननीय विजय भाई ठाकर जी, आरएसएस प्रचार प्रमुख गुजरात राज्य, संस्कार विभूषित सभी सम्मानित महानुभाव, मेहमानों, देवी और सज्जनों, आज आप विद्वान, साहित्यकार, कवि, संगीतकार, नृत्य और कला से जुड़े हुए जिनको आज मंच पर सम्मानित किया गया है, ऐसे सभी महानुभावों को मैं अभिनंदन से स्वागत करता हूं और बहुत बहुत बधाई साधुवाद देता हूं। आप वो लोग हैं जो भारतीय जीवन दर्शन को व्यवहारिक रूप से जीकर लोगों के बीच में एक संवेदना के साथ मन को आह्लादित करते हुए आत्मा को बहुत खुराक देते हुए जो आनंदमय जीवन बनाते हैं, इसमें सही अर्थों में आप साधुवाद और बधाई के पात्र हैं। संस्कार भारती पिछले 43 वर्षों से पूरे देश में आप जैसे विद्वान कलाकारों को आगे बढ़ाने का काम करती है, सम्मानित करने का काम करती है। नाम बहुत सुंदर हमारे इन बड़े लोगों ने रखा होगा, संस्कार भारती। संस्कार किसे कहते हैं? संस्कार है विशेष गुणों के आधान करने का नाम। और भारतीय जीवन दर्शन में एक मनुष्य को जन्म से लेकर और अंतिम यात्रा तक 16 संस्कारों से विभूषित किया जाता था। समय समय पर उसमें ऐसे दिव्य गुणों का आधान किया जाता था ताकि एक मनुष्य सही अर्थों में इंसान बन सके, मानव बन सके, दूसरे के सुख दुख का साथी बन सके, उसको स्वयं जीना आए और उसके संपर्क में जो आए उनको भी जीना सिखा सके। संस्कार एक शब्द है। आप सब लोग विद्वान लोग हैं। देखिए मेरे सामने ये माइक रखा है, कितना छोटा सा है, इसका वजन कितना होगा? 50 ग्राम एक का। और ये बना किस चीज से है? इसमें थोड़ा सा लोहा लगा है, थोड़ा सा प्लास्टिक लगा है। आप अहमदाबाद के बाजार में जाइए और किसी प्लास्टिक वाले की दुकान से कहिए, लोहे वाले की दुकान से कहिए,
कि भाई 50 ग्राम लोहा आज के महंगाई के ज़माने में कितने रुपए का हो, तो इस महंगाई के ज़माने में वो कहेगा 50 ग्राम 20-50 रुपए का हो, इतने का ये प्लास्टिक होगा। तो इस माइक में जो प्लास्टिक है उसका वजन कुल 100 रुपए का है। लेकिन इस माइक वाले से पूछो भाई आप वाले इस माइक की कीमत कितनी है, ये कहेगा जिसकी तो एक की 5,000 रुपये है। अब मेरे को नहीं पता, इससे कम का तो ये है नहीं, आपको ज़्यादा पता मेरे से, इतना होगा ना। अब विचार करो, एक लोहा बाजार में 50 ग्राम 20 रुपए का मिलता है, प्लास्टिक भी 20 रुपए का मिलता है, और इस माइक में आकर के उस कुल मिलाकर के 50 ग्राम दोनों की कीमत 5,000 रुपया होगी। इसका कारण क्या है? इसमें संस्कार डाल दिए गए। किसी साइंटिस्ट ने इसमें ऐसे गुणों का आधान कर दिया कि ये मेरी बात को पकड़कर आप तक पहुंचाने की ताकत रखता है। लोहा तो वो भी है और लोहा ये भी है। वो 20 रुपए का 50 ग्राम, ये 5,000 रुपए का 50 ग्राम। ये है संस्कारों का अंतर, ये है संस्कार का भेद। एक आदमी अहमदाबाद के भरे पूरे बाजार में से बीच से गुजर रहा है। वो इतना संस्कारवान प्रतिष्ठित आदमी है, जो भी मिलता वही उसके सामने झुकता है, नमस्ते करता है, आशीर्वाद लेना चाहता है। और उसी बाजार से एक आदमी जिसके हाथ में भीख का कटोरा, बाबूजी 5 पैसे, बाबूजी 10 पैसे, सब उसे दुत्कारते जाते हैं। आदमी वो पहले वाला भी है और मनुष्य पे दूसरे वाला भी है। एक के सामने लोग झुकते हैं, एक से दूर बचते हैं। ये अंतर किस बात का? संस्कार का अंतर, विचारों का अंतर। तो आप लोग वो लोग हैं कि जो हमारे पूरे देश के समाज को संस्कारित करने का काम करते हैं, वैचारिक रूप से उनको समृद्ध करने का काम करते हैं, और उनको भारतीय ऋषियों के, मुनियों के, वेदों के, शास्त्रों के जो जीवन मूल्य हैं, जो परंपरा से संस्कार प्रवाहित होकर के आ रहे हैं, उसको जिंदा करने का काम आप लोगों ने किया। आप सदा उन्हीं परंपराओं को कविता के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, कला के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों को देते जाते हैं। भर्तृहरि ने 3 शतक लिखे, एक वैराग्य शतक, एक नीति शतक और एक श्रृंगार शतक। तो वहां उन्होंने लिखा है, साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुंछ विषाणहीन। कि वो व्यक्ति जिसने जीवन में साहित्य की जानकारी नहीं ली, कला, नृत्य और संगीत, कविता को नहीं जाना, वो सही अर्थों में बिना पूंछ और सींग का पशु है। ऐसा उन्होंने इतना लिखा है। तो साहित्य, संगीत, कला, नृत्य, ये जो विधा आपने जीवंत रखी है, ये केवल मनोरंजन का साधन नहीं है। भारतीय मनीषियों ने, और ये कला वेदों से निकली हुई है। हमारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, सामवेद तो सारा ही संगीत का वेद है। वहां से ये विद्या, और वेद जो है मनुष्य की रचना नहीं है, उसका लेखक कोई मनुष्य नहीं है, उसको ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं प्राचीन विदा से। तो परमात्मा ने इस सृष्टि के बनाते समय इस बात की जानकारी थी कि ये मनुष्य लंबा जीवन जीते हुए तनाव में आएगा, डिप्रेशन में आएगा,
दुख सुख के प्रवाह से थपेड़े खाएगा। ऐसे तनावपूर्ण जिंदगी में उसके जीवन को सरस बनाने का काम जो करते हैं वो आप ही लोग तो करते हैं। मैं कई बार देखता हूं भाई और बहनों, यूरोप में धन की कमी नहीं है, उन पे लग्जरी गाड़ियां हैं, भव्य भवन है, आधुनिक साधन है, तिजोरियां भरी पड़ी हैं धन से, लेकिन उनकी जिंदगी में थोड़ा सा भी कष्ट आता है तो वो लोग उस कष्ट का सामना करने की बजाय पंखे में लटक करके विदाई लेना ज्यादा अच्छा समझते हैं। लेकिन भारत देश में एक मजदूर तपती हुई लूओं में सड़क पर रोड़ी कूटता हुआ अपनी पत्नी के साथ सारा दिन पसीना बहाकर थोड़ा सा पैसा उसको मिलता है, शाम को झोंपड़ी में जाकर सूखी रोटी खाकर और ढोलकी तबला लेकर जो संगीत खाकर के मस्ती में सोता है, वो अभाव में रह करके कभी मौत की नहीं सोचता, वो जीने की सोचता है। ये जो सोच है भारत की, ये जो कठिनाइयों में भी संघर्ष करते हुए जीवन के प्रति प्यार और परमात्मा द्वारा प्रदत्त मानव जीवन को देन मानता है और उसका सम्मान करता है, ये विचार देने का काम आप लोग करते हैं। आप लोग उस काम को करते हैं कि आदमी जीवन में तनाव मुक्त होकर सरसता से सुख में जीवन को यापन कर सके। हमारी कला और संस्कृति केवल मनोरंजन यूरोप के लोगों की तरह दारू पी करके नाच गाने तक सीमित नहीं है। हमारी कला और संस्कृति संगीत आध्यात्म की ओर ले जाता है, वो मानव को सुसंस्कारों की ओर ले जाता है, आत्मा को बहुत आनंदित आह्लादित करके इस मानव जीवन की कीमत के प्रति सचेत करता है। और हमारे यहाँ ऋषियों ने कहा जीवन का उद्देश्य ईट ड्रिंक एंड बी मैरी नहीं है, खाओ पियो और मौज करे, ये जिंदगी का उद्देश्य नहीं है। भाइयों और बहनों, सांख्य एक शास्त्र है, कपिल मुनि ने उसको लिखा है, उसमें एक सूत्र है संघात प्रारब्धत्वात्। इसका अर्थ क्या है कि ये जो सृष्टि है, इतनी बड़ी ब्रह्मांड है, जो इस ब्रह्मांड में एक भी वस्तु जड़ अथवा चेतन में ऐसी नहीं है जो किसी अन्य उद्देश्य के लिए ना हो। दुनिया में हर चीज किसी अन्य उद्देश्य के लिए, उदाहरण के लिए यह माइक इस माइक के लिए नहीं है, मेरे बोलने के लिए। जिन कुर्सियों पर आप बैठे हैं वो कुर्सी दूसरी कुर्सी के लिए नहीं, आपके बैठने के लिए। ये जो हवा दे रहा है ना, ये दूसरे कूलर के लिए नहीं, हमारी हवा देने के लिए। भवन के लिए नहीं, हमारी छाया के लिए। भोजन के लिए नहीं, हमारे खाने के लिए। ये वस्त्र के लिए नहीं, हमारे पहनने के लिए। बिस्तर के लिए नहीं, हमारे सोने के लिए। चारपाई के लिए नहीं, हमारी आराम करने के लिए। इस दुनिया में एकांत में बैठना और विचार करना, एक भी जड़ अथवा चेतन वस्तु ऐसी नहीं है इस दुनिया में जो किसी अन्य उद्देश्य के लिए ना, हर चीज किसी उद्देश्य के लिए है। जब दुनिया की हर चीज किसी उद्देश्य के लिए है, तो क्या मैं और आप ये जो 5-6 फीट का शरीर लिए घूमते हैं, इसका भी तो कोई उद्देश्य होगा। और इसका उद्देश्य क्या है? धर्म अर्थ काम करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करना, ये है जीवन का परम उद्देश्य, मोक्ष की प्राप्ति। और इस अंतिम जीवन के लक्ष्य में, इस पूरे जीवन में कला, साहित्य, नृत्य, संगीत, ये व्यक्ति को उस दिशा में प्रेरणा देने का काम करते हैं।
जब आदमी संगीत में डूबता है और जब वो पूर्ण रूप से मन और आत्मा को उसमें समर्पित कर देता है, ऐसे समय पर जाकर भगवान और इस प्रकृति के बीच की दीवार ढह जाती है और वहां पर साक्षात जीवन का रस मिलता है। ये आप लोगों के संगीत, साहित्य और कला का परिणाम होता है। तो आप लोग लंबी बात न करते हुए भारतीय जिन जीवन मूल्यों को, जिस संस्कार परंपरा को सामान्य गांव के लोगों की भाषा में जाकर के थके मांदे और दुनिया के कलह से दुखी ऐसे मनों से युक्त आदमियों को जब आप उस कष्ट से बाहर निकाल देते और उन दुखी लोगों के चेहरे पर हंसी और मुस्कान ले आते, तो ये परमात्मा के सुख से कम नहीं होता और ये काम आप लोग करते हैं। तो मैं संस्कार भारती को, सभी अधिकारियों को बहुत बधाई देता हूं कि आप बहुत बड़े मानवता के कल्याण के लिए, आध्यात्मिकता के विकास के लिए, आने वाली पीढ़ियों के निर्माण के लिए, मैं देखता हूं बड़े बड़े विद्वानों के लोग भाषण नहीं सुनते, लेकिन आप लोग जिस मंच पे जाते हैं तो दुनिया के धक्के लगते हैं, भीड़ उमड़ करके आती है, होता कि नहीं? लेकिन आज के कार्यक्रम में उल्टा हो रहा है। हम बैठे हैं, श्रोता बुलाए नहीं गए, पता वातावरण कुछ ऐसा बना प्रदेश का वर्षा के कारण कि आपके इस सम्मान समारोह में आना चाहिए लोगों को और आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। आप लोगों से अंत में मैं एक नम्र निवेदन करूंगा, आप जब मंच पे जाकर के मंच के राजा बनते तो सब श्रोता आपके सामने समर्पित होते हैं। आप ऐसे समय में समाज में संस्कार के वातावरण को उन्नत करने का बहुत बड़ा योगदान करते हैं। आज युवा पीढ़ी नशे की ओर बढ़ रही है। आज युवा पीढ़ी में भारत के वो पूर्व संस्कार लुप्त होते जा रहे हैं। हमने उस दिशा में मजबूती से पक्ष रखना चाहिए और उसके लाभ और हानियों को उसके बीच में बताना चाहिए। भारतीय जो संस्कृति की गंभीरता, उसकी जानकारी उनको मिलनी चाहिए। और पिछले दिनों मैंने राजभवन में आप में से कुछ महानुभावों को विशेष रूप से आमंत्रित किया था। एक अभियान मैंने गुजरात में पूरे देश में चला दिया, वो है प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग। अब कहने को आप सोचेंगे खेती है जी, हमने इसे क्या लेना, किसान ने करनी, हमने अनाज खाना। लेकिन आप लोगों को इस गंभीरता को समझना पड़ेगा। इस समय जो रासायनिक खेती का पूरे देश में प्रचार है, भाई और बहनों, इस समय रिसर्च आ चुकी है कि धरती मां बंजर हो चुकी है। जो रासायनिक पदार्थ 1 हेक्टेयर में 13 किलो डालना होता था, 13 बैग थैले डाले जा रहे हैं। और उससे धरती जो बाढ़ आई है ना पूरे देश में, इसका कारण क्या है? ये धरती माँ के 1 मीटर नीचे यूरिया डीएपी ने इतनी बड़ी पत्थर की परत बना दी और वो परत वर्षा जल को धरती में नहीं जाने देती। मिट्टी पानी नहीं पी रही धरती माँ, और नीचे के पानी को हम पंप से, ट्यूबवेल से निकाल रहे हैं और वर्षा जल नीचे जा नहीं रहा। आने वाली पीढ़ियों को खेती तो क्या, पीने का भी पानी नहीं मिलेगा। हमें इस बात का पता नहीं, ये रिसर्च की बात मैं कह रहा हूँ। अभी 2 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तेलंगाना में, एक पश्चिमी बंगाल में। वहाँ के 12 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने रिपोर्ट दी अभी 3.5 महीना पहले कि इस समय हम जो खा पी रहे हैं
जो हम खा पी रहे उसमें 45% 45% पोषक तत्व बचे ही नहीं। पेट तो भर रहे, लेकिन शरीर को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, क्योंकि धरती में ही पोषक तत्व नहीं बचे तो आपको कहां से देंगे। सब यूरिया, डीएपी, हाइब्रिड बीज ने धरती को पत्थर और बंजर बना दिया। और ग्लोबल वार्मिंग जिसके कारण ये अतिवृष्टि अनावृष्टि है, इस 24% 24% रासायनिक खेती का योगदान है। आप तो विद्वान लोग हैं, मैं इसलिए जानकारी दे रहा हूं। आप इस मिशन से मैं आपको भी जोड़ना चाहता हूं, इसलिए मैं निवेदन करता हूं। आप जहां जाते हैं ये यूरिया, डीएपी जब किसान खेत में फेंकता ना ऐसे, तो इस यूरिया डीएपी में नाइट्रोजन है, और ये नाइट्रोजन जब आकाश में ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो एक तीसरी गैस पैदा होती, इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। वो नाइट्रस ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से 312 गुना ज्यादा खतरनाक है। समझ में आई बात? कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, लेकिन ये रासायनिक खेती तो कार्बन डाइऑक्साइड से 312 गुना ज्यादा खतरनाक है। सारे देश और दुनिया में लाखों करोड़ों टन यूरिया बिखेरा जाता है और वो पर्यावरण इससे दूषित होता है, और उसका परिणाम ये बिना मौसम की बारिश, कहीं तूफान, कहीं आंधी, कहीं भूकंप, कभी सोमानी, इन सब का परिणाम ये भी एक कारण है। और अंतिम बात मैं कहूं, आप सब एक बात मेरे पीछे बोले, बड़े बुजुर्ग भी हैं, मेरी आयु के भी। आज से 40-50 साल पहले कोई कैंसर नाम की बीमारी को जानता था? बोलो जी। हार्ट अटैक को जानता था, डायबिटीज को जानता था, पेनक्रियाज किडनी फेल हो गई कोई जानता था? आज से 50 साल पहले ये कोई बीमारी सुनते ही नहीं थे। आज गुजरात में तो कोई घर है जिसमें डायबिटीज नहीं है। कैंसर सबसे ज्यादा हमारे यहाँ बढ़ रहा है, सब हॉस्पिटल नए कैंसर के। एक 8 साल के बच्चे ने कौन सा धूम्रपान किया, कौन सी दारू पी है, कौन से नशे किए, 8 साल के बच्चों को भी कैंसर हो रहा है। माँ के दूध में यूरिया, पशुओं के दूध में यूरिया, पशुओं को कैंसर हो रहा है। ये सब इस जहर वाले खान पान का परिणाम है। 20-20 साल के बच्चे हार्ट अटैक हो रहे हैं, ऑर्गन फेल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्लो पॉइजन आप और मैं सब खा रहे हैं। जो भी कुछ आप खा रहे हैं एक भी निरापद नहीं है, सब में स्लो पॉइजन, क्योंकि सारी चीज धरती में पैदा होती है। फल है, साग भाजी, अनाज, सब कुछ इसमें, और उसमें चारों तरफ सारा दिन जहर डल रहा है, पेस्टिसाइड डल रही है। मैं कई बार लोगों के बीच में मजाक से बोलता हूँ, हम इतने लोग बैठे, अभी राठौड़ साहब चाय आपको पिलाएंगे, उस चाय में काम करना चाहिए आज, यदि आप अनुमति दें। उसमें 1-1 चम्मच मीठे की जगह यूरिया डाल लेते हैं आज। क्यों साहब? सोचिए आप थोड़ा, 1-1 चम्मच यूरिया डालो उसमें, क्योंकि वो इतनी बढ़िया चीज है, सारा दिन धरती माँ को वही खिलाते हैं। वो हमारी माँ है, माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वी, ये बोलते हैं। धरती माँ है, हम इसके पुत्र हैं। हमने अपनी माँ के साथ क्या किया वो अपने साथ भी तो करना चाहिए। और यूरिया तो 1-1 चम्मच, पेस्टिसाइड 1-1 बूंद डलवा लो उस चाय में। क्यों साहब? ठीक रहेगा प्रोग्राम? सोचो, 1 मिनट सोचो, क्या हम कर रहे हैं धरती माँ के साथ। हम ये 1 चम्मच से खतराते हैं और उस पर हम बैग के बैग डालते हैं। हम 1 बूंद से कराते, उसमें पूरी बोतलें डालते हैं। इस मिशन पे लगे। इसका निरापद एक ही तरीका है, प्राकृतिक खेती, जिसमें उत्पादन घटता नहीं,
मैं जैविक खेती नहीं कहता, जैविक नहीं है मेरे वाली खेती, कभी आप ये सोचें। ऑर्गेनिक फार्मिंग ये नहीं है, उसमें उत्पादन नहीं मिलता, मेहनत कम नहीं होती, खर्चा भी कम नहीं होता, इसलिए वो फेल है पद्धति। ऑर्गेनिक फार्मिंग ये नहीं है, ये है प्राकृतिक कृषि। ये लंबा विषय है, लेकिन मैं चाहूँगा एक दिन राठौर साहब, मैं राजभवन में आप गुजराती कलाकारों को आमंत्रित करूँगा, आप एक दिन वहाँ आइए, दोपहर का भोजन हमारा स्वीकार करें, आप कलाकार हैं, आपका अभिनंदन होगा। और वहाँ मैं इस विषय को आपके बीच में रखना चाहता हूँ और अपनी गुजराती में लिखी एक पुस्तक भी आपको दूंगा। फिर आप जहाँ भी जाएं थोड़ा इस बिंदु को जरूर छुएं, इससे आपको बहुत पुण्य मिलेगा। आने वाली पीढ़ियां बचेंगी, धरती माँ बचेगी, ये पानी बचेगा। कौन बोतलें लिए घूमता था पानी की 30 साल पहले, कहीं भी पीते थे हम, सब जहर बना दिया। गाय माता इससे बचेगी, लोगों का स्वास्थ्य बचेगा, ये अस्पतालों का अरबों खरबों रुपया बचेगा, समय बचेगा। और भारत देश का सरकार का 2.5 लाख करोड़ रुपया प्रतिवर्ष विदेश में जाता, बदले में यूरिया और ये जहर हमें खरीदना पड़ता है। ये सारी चर्चा मैं आपके साथ आराम से करना चाहता हूँ। और आप आदरणीय कलाकार बंधु, यदि इस विषय को एक सामाजिक आंदोलन बनाएंगे तो कितना बड़ा पुण्य होगा आने वाले समाज के लिए, हमारे घरों के। तो आप सबसे मेरा आग्रह रहेगा, एक दिन संपर्क करके हम बैठेंगे और विषय को रखेंगे। आज मैं पुनः संस्कार भारती, पद्मश्री जोरावर सिंह जी, अभय सिंह राठौड़ जी और अपने मंच पर विराजमान सभी अधिकारी और आप सभी विद्वान कलाकारों को पुनः नमन करता हूँ। और आप जिस मिशन पर लगे हैं उसमें और सफल होकर देश और राष्ट्र और आने वाली पीढ़ियों की सेवा करते रहें। आप सबका धन्यवाद। ओम शांति। ફરી એકવાર જોરદાર અને જાજરમાન તાળીઓના નાદ સાથે ખૂબ જ પ્રેરક અને ઉર્જાવાન રીતે સન્માનની રાજ્યપાલ શ્રી ગુજરાત રાજ્ય માન્ય શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજીએ આપણને સૌને પ્રેરક એ ઉદ્બોધન અને એમની વાણીથી આપણને સૌને અવભાવિત કર્યા છે।